मेरे प्यारे छात्रों, 10वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम गिल्लू, व्याकरण, ये सभी इन सभी विचारों के बारे में चर्चा किए थे। उसमें आपको संधि के बारे में विस्तृत अध्ययन पिछली कक्षा में हम किए हैं और उसमें स्वर संधि में 5 प्रकार, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में भी हम अध्ययन किए थे। आज एक विशिष्ट तथा नया जो पद्य अभिनव मनुष्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर पद्य है। अभिनव मनुष्य मनुष्य है। इसका लेखक है कवि है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर उनका काव्य नाम है। इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। अभिनव मनुष्य एक सुंदर पद्य है। इस पद्य का आशय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभिनव मनुष्य किस तरह हमें संदेश देते हैं, किस तरह का उपदेश देते हैं, इन सभी विचारों के बारे में आज की कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं। अभिनव मनुष्य यह पद्य रामधारी सिंह दिनकर द्वारा क्यों लिखा गया, इसके बारे में देखना है तो रामधारी सिंह दिनकर एक संदेश लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है और जैसा कवि है। इनकी कविता में सरल भाषा में लोगों को हृदय छूने की शक्ति है। यह आम जनता के बीच में रहने वाले मनुष्य के बीच में रहने वाले वह प्रेम उसको आभास कराना चाहते हैं, उसको पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य, तुम बहुत कुछ हासिल कर चुके हो, सब पर विजय हासिल कर चुके हो, सबको अपने वश में कर चुके हो, फिर भी तुम्हें यह ज्ञान नहीं है। आजकल के संसार, आजकल के लोगों के हृदय में रहने वाले वह प्रेम भाव बहुत दूर दूर तक भाग रहे हैं। रिश्ते बहुत छोटे हो रहे हैं, बांधव्य वह थोड़ा कम पड़ते जा रहे हैं। इन सभी विचारों को देखे हैं तो यह कहना अत्यंत अनिवार्य है कि किस तरह लोगों के हृदय में रहने वाले वह प्रेम भाव कम होते जा रहे हैं। इसको ही वहां रामधारी सिंह दिनकर प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभिनव मनुष्य, कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। एक और बार कह देता हूं, अभिनव मनुष्य, कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इस पद्य से आपको 2 मार्क का नहीं तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। उसमें से जो बड़ा क्वेश्चन है ना, वह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। किस तरह प्रकृति पर विजय हासिल किया है, किस तरह भाईचारे को भूल गए हैं, मानव को क्या पहचानना है, इन सभी विचारों के बारे में हमें नजर डालना है। इससे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। कवि परिचय एक बार पढ़ देता हूं, देख लीजिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1902 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद में नियुक्ति हुई। सन 1974 को इनका देहावसान हो गया। कवि की कुछ प्रमुख रचना है ओंकार, रेणुका, रसवंती, सामदेन, देनी, चुप चाहा,
कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी आदि है। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और प्रोत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। अभिनव मनुष्य पद्य कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है, अंडरलाइन कर रखी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभिनव मनुष्य कहां से लिया गया है? अभिनव मनुष्य कुरुक्षेत्र नामक कृति से, अत्यंत सर्वश्रेष्ठ कृतियों में एक माने जाने वाले कुरुक्षेत्र कृति से लिया गया है। वो भी षष्ठ सर्ग से लिया गया है, उसके षष्ठ सर्ग से लिया गया है। उनके कुरुक्षेत्र पद्य तथा कुरुक्षेत्र कृति तथा रश्मिरथी, ये दोनों बहुत नाम दिया हुआ और इनको बहुत बड़ा नाम दिया हुआ एक कविताओं में एक है और रचनाओं में एक है। रामधारी सिंह दिनकर जैसे उनके जन्म हुआ 1908 में बिहार के प्रांत के मुंगेर जिले में, वह बहुत छोटे उम्र में ही अपने पिता को खो बैठे। घर में उनके 2 बड़े भाई थे और बहुत सारे उनके अलावा और भी कुछ बच्चे थे और इस तरह बहुत कठिनाई से तथा बहुत कष्टमय जिंदगी उनको बचपन में झेलना पड़ा। अदृष्टवशात उनके 2 भाई रहते थे। वहां कहते हैं हम अपने पढ़ाई छोड़कर दिनकर को अपना पढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, ऐसा कहकर उन्होंने वैसे ही किया और साथ ही साथ एक बड़ा कवि के रूप में उभर कर आने में यह सक्षम भी हुए। छोटे उम्र में ही इनकी साहित्याशक्ति बहुत थे और बहुत छोटे उम्र में ही वह बहुत दूर तक जाकर स्कूल के लिए जाते थे और बहुत दूर तक उसको पैदल आना पड़ता था। गंगा मैया के नदी को पार करते हुए वह उस सन्निवेश को देखते देखते बहुत आनंदित हो जाते थे और उन सन्निवेश से ही उनको प्रेरित किया कि काव्य रचना में उसको बहुत बड़ा योगदान भी दिया। वहाँ के केवट तथा नाविकों के द्वारा गाने वाले वह पद्य उनको आकर्षित किया। किस तरह वह सबका दिल जीत लिया, ये सभी एक मनमोहक जो कथा मान सकते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी का यह जीवन बहुत कष्टमय जिंदगी उनको बचपन में गुजरना पड़ा। इसके बाद में वहाँ अपने पढ़ाई जैसे ही वहाँ खत्म होते ही वह रेडियो में काम करने लगे। रेडियो में काम करते ही उनको एक बार सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में काम मिला। चुप नहीं बैठा। जिस समय इसका जन्म हुआ था और जैसे ही यहाँ बढ़ रहे थे, यहाँ एक क्रांतिकारी कवि कह सकते थे। लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे और अपने कविता माध्यम से ही वह लोगों को उत्तेजित करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा नारा है, सिंहासन खाली करो जनता आ रहे हैं। अत्यद्भुत जो यह उनकी कविताओं में ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया हुआ शब्दों के रहस्य है। या लोगों को अधिकारियों से कहते थे सिंहासन खाली करो, लोग आ रहे हैं, आम जनता वहां बैठने आ रहे हैं, लोगों को आपके अधिकारों के और इन सभी विचारों के बारे में मालूम है। ये सभी उन्होंने अपने कविता में ही चित्रित किए थे। और वह सरकारी कॉलेज में रहते हुए वे अंग्रेजों के खिलाफ उस समय लिखने के लिए प्रारंभ किए थे। उनको वार्निंग भी दिया गया, तुम्हें निकाल देंगे, यहाँ इस जॉब से निकाल देंगे। फिर भी वह हटे नहीं, वह उस पर ही अपना मन लगाकर प्राध्यापन का वह कार्य छोड़कर अपना कविता लिखने की और लोगों को प्रेरित करने की वह
मैं प्राध्यापक काम भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपना क्रांतिकारी कवि का भाव छोड़ नहीं सकता हूँ, ऐसा उन्होंने कह दिया। उसके बाद में वहाँ 1952 लगभग उस वक्त 1952 और 1954 उस वक्त वह राज्यसभा में भी अपना काम किया। राज्यसभा में काम करते वक्त अपने कविताओं को ऐसे जो प्रकटित करते थे, अद्भुत तरीके से वह प्रेजेंटेशन देते थे। जैसे 1962 में चीना से हार खाने के बाद में अपने कविता माध्यम से ही जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ऐसे कटु शब्द उन्होंने उपयोग किया था, ऐसा कटु शब्द, इसे अधिवेशन में ही उनको जवाहरलाल नेहरू जी को सामना करना पड़ा। उनके ही पक्ष के आदमी थे, फिर भी वह पीछे नहीं हटा और उनको उनके खिलाफ जाने में सक्षम हुए। और उसके बाद में उसको हिंदी सलाहकार के पद भी संभालने के लिए मिला। जैसे 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के बाद में उस वक्त उनकी प्रशंसा भी वहाँ करने में पीछे नहीं हटे। और इस तरह कवि के बहुत सारे प्रमुख रचनाओं में आपको याद रहना है, हुंकार सर्वप्रथम है, रेणुका, रसवंती, सामदीनी, चूप चाहा, कुरुक्षेत्र, बापू तथा रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाओं में एक है। इनकी हर रचनाओं में हृदय को प्रभावित तथा उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति थी, पूर्ण शक्ति उसमें रहते थे। और ऐसे महान कवि 1974 में इच्छामरणी कह सकते हैं। 1974 में वह तिरुपति यात्रा के लिए निकल पड़े और तिरुपति यात्रा में निकल पड़ते हैं। वहाँ जाकर रश्मिरथी का, तिरुपति के वहाँ प्रांगण में रश्मिरथी का बहुत उत्कृष्ट कहना पाठन किया। और उसके बाद में रामेश्वरम जाकर वहाँ समुद्र वहाँ उन्होंने अपना आखिरी समय बिताया और वहाँ उसका मृत्यु भी हो गया 1974 में। अभिनव मनुष्य नामक यह पद्य कुरुक्षेत्र से लिया गया है। आपको याद रहना है, इनका जन्म 1908 में हुआ और मृत्यु 1974 में हुआ। जन्म स्थान बिहार के मुंगेर जिले और रचना है रेणुका, कुंकार, रसवंती, सामधेनु, चूपचाह, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी आदि, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। शब्दार्थों के बारे में चर्चा करना है तो प्लीज देखिए शब्दार्थ। अभिनवा, अभिनवा अर्थ है नया, नवीन। आधुनिका, वारी, वारी का अर्थ है जल। भाव, भाव का अर्थ है वेपर। हुक्म, आज्ञा। व्यवधान, पर्दा, रुकावट, बाधा। सरित, नदी, सरिता। सिंधु, सागर, समुद्र। आलोक, प्रकाश। ज्ञेय, जानकारी। श्रेय, यश, कल्याण, मंगल। इस तरह शब्दार्थ है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैं मानता हूँ वह है 2 मार्क के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो 1 मार्क के लिए जरूर प्रश्न आ सकते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण पद्यों में एक है। 2 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछने की संभावना है। आखिर यह किस तरह संबोधित करते हैं देखेंगे। पार्ट 4 4 अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। इस कविता के द्वारा स्नेहमयी जिंदगी कैसे रहते हैं, मानवीयता, ह्यूमैनिटी कैसे रहते हैं, भाईचारा भाव, मिलजुल कर रहने की भावना किस तरह हमें अपनाना है, ये सभी विचार हम देखने वाले हैं। आजकल की बच्चों, आजकल की जिंदगी में एक समय था कि एक परिवार में 40-50 लोग रहते थे। वहाँ घटकर 20 में आ गया, 20 से घटकर 10 में आ गया, 10 में घटकर अभी 5 में है, 5 में से घटकर अभी 3 में 4 में से चल रहे हैं।
4 भी घटकर अभी 3 में से चलने वाले हैं। एक ही बच्चा और बेटा नहीं तो बेटी काफ़ी है, ऐसा कहने वाले बहुत सारे परिवार हम देख सकते हैं। चीना में अपनी जनसंख्या बढ़ते हुए, यहाँ आबादी को बढ़ते हुए देखकर उन्होंने क्या किया है, एक रूल्स ही बनाए हैं। जो आदमी 2 से भी ज़्यादा बच्चों को जन्म देते हैं उनको कोई भी सरकार से कोई भी मदद नहीं मिलेगी। हमारे इंडिया में तो डजन भर बच्चे रहते हैं और सोचना है जिस तरह जनसंख्या बढ़ते ही जाते हैं, आबादी बढ़ते जाते हैं, उसी तरह हमें बहुत सारे सभी क्षेत्रों में और भी उन्नति हासिल करना पड़ता है और भी सौलभ्य को ज़्यादा करना पड़ता है। इस तरह आपको सोचना है, जो मैं मानता हूँ इस आबादी को रोकना हम सबका कर्तव्य है। फिर भी आबादी को रोक सकते हैं, लेकिन मानव के बीच में रहने वाले वह रिश्ता को नहीं भूलना चाहिए। एक समय था कि हमारे पूर्वजों से पूछे तो उनसे भी 5 पीढ़ी 5 जनरेशन पहले लोगों को भी मालूम थे, लेकिन आजकल के बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी के परिचय ही मालूम नहीं है। बहुत छोटे होते जा रहे हैं। बांधवे में उनका जो क्या ना, पेरेंट्स को भी वर्कलोड रहते हैं और बच्चों को भी पढ़ने के टेंशन रहते हैं, इनके बीच वह रिश्ता भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें सोचना है, हमें सोच विचार करना है, आखिर यह किस तरह बढ़ रहे हैं, किस मोड़ पर चल रहे हैं। इन सभी विचारों पर हमें सोचना है। इन बांधव्यों को अपनाकर हमें एक सुंदर जिंदगी निभाना है। देखेंगे कवि क्या कहते हैं। कवि क्या कहते हैं, अपने सूक्ष्म रूपी शब्दों के प्रहार से ही कवि लोगों के हृदय तक पहुंचाने का प्रयत्न बहुत सारे पद्यों में किए हैं। इस पद्य में भी वैसे ही उन्होंने किया है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर है सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हे बंदे नर के करों में भारी विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। हे नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता है नर सरी गिरी सिंधु एक समान। बच्चों कितना अद्भुत, जो एक प्यारा देखेंगे, उसके बाद में समय है तो आगे का बात में नहीं देंगे। आज की दुनिया है विचित्र और नवीन है। आज की दुनिया कैसे है? विचित्र है। विचित्र यानी एक डिफरेंट तरीके से है। नवीन यानी एक नया रूप धारण किए हुए, एक नया रूप में है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है, प्रकृति पर सर्वत्र है, सभी जगह पर है विजयी पुरुष आश्रित। देखिए प्रकृति पर सर्वत्र देखिए तो हमें विजय हासिल किया हुआ मनुष्य को ही देखने के लिए मिलते हैं। सभी जीव जंतुओं में, सभी प्राणी वर्गों में सबसे तेज दिमाग वाले ऐसा प्राणी है तो वह है मनुष्य। चाहे वह कुत्ता ले लीजिए, गाय को ले लीजिए, कोई भी जानवर ले लीजिए, शेर, बहुत शक्तिशाली एलिफेंट, गज, इन सबको ले लीजिए, फिर भी इन सब से तेज दिमाग वाले और इन सबको अपने वश में करने वाले ऐसा व्यक्ति है तो, ऐसा प्राणी है तो वह है मनुष्य। यह मनुष्य आज की दुनिया को एक नया मोड़ दिया है, एक नया रूप दिया है, एक सुपर टच दिया है। सुपर टच करते करते वह प्रकृति को बिगाड़ भी रहा है। 2010 में जब यहां मेरा नियुक्ति हुआ, यहां मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ, उस वक्त
मैं पहली बार मणिपाल की तरफ जा रहा था, मेरे अखाड़े में मुझे पहली बार जाना था। उस वक्त मैं स्कूटर से जा रहा था। जाते वक्त मुझे क्या अनुभव हुआ कि वहाँ आइनॉक्स ये सब है ना, आइनॉक्स, एस बैंक ये सब है ना, वहाँ इतने बड़े जंगल थे, इतने बड़े जंगल थे, जहां नजर डाले तो भी वहां पेड़ ही पेड़ नजर आते थे। लेकिन मनुष्य आज अपने स्वार्थ में पड़े इन पेड़ों को और इन वृक्षों को ऐसा दुर्गति दे रहे हैं, शायद उसका बिगाड़ने का सर्वप्रथम कार्य इसका ही है। मनुष्य आज क्या कर रहा है? मॉडर्न टच देते हुए मॉडर्न रूप देते हुए इस प्रकृति को बिगाड़ रहा है। जैसे जैसे यह प्रकृति को बिगाड़ते हैं, वैसे वैसे प्रकृति भी इनसे प्रतिशोध लेते हैं। जैसे ज्यादा बारिश होकर, प्रकृति विकोप होकर, सुनामी आकर, ये सभी क्या है? प्रतिशोध की बदला है। प्रतिशोध दे रहे हैं प्रकृति में। लेकिन मनुष्य चुप नहीं बैठते हैं। दूसरे ही दिन जैसे प्रकृति का प्रतिशोध खत्म हुआ, वो अपना काम में लग गए। स्वार्थी है, वो दूसरों के लिए नहीं बनाते हैं। ये मनुष्य है ना, स्वार्थी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। उतना ही है उसका नजर, उतना ही है। आज की दुनिया विचित्र तथा नवीन भी है, आधुनिक है, आधुनिकता पाए हुए हैं, एक मॉडर्न टच पाए हुए हैं। एक ऐसा बिल्डिंग जो बने हैं, मैं कह रहा था कि वहाँ आइनॉक्स यहाँ सभी जगह पर बहुत बड़ा जंगल था। आज देखिए कितना बड़ा फ्लैट्स बने हुए हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग, इमारत भी बना रहे हैं। कुछ दिन पहले वहाँ भी हुआ था, वहाँ थोड़ा मिट्टी जलने के कारण से, नहीं तो क्या है, थोड़ा स्लाइड होने के कारण से कुछ परेशानी भी आई है। आपको देखना है, प्रकृति का रूप को बदलते वक्त उसका उस रूप को नहीं बदलना है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रहे तो वह मिट्टी को बांध कर रखते हैं। इच्छा रहना है, लालच नहीं रहना है। इच्छा ओके, लालच में आपको नहीं पड़ना है। यस ओके। आज की दुनिया में चित्र नवीन है, प्रकृति पर सर्वत्र है, कहीं भी देखो, बैंकिंग, रेलवे, विमानयान, हर एक क्षेत्र में मानव सक्सेसफुल हो चुके हैं और भी तकनीकों को बढ़ा रहे हैं। एक जमाना था कि आपको शायद मालूम नहीं है, कंप्यूटर पहले आए तो लगभग 10x10 रूम का एक बड़ा कंप्यूटर आया था। आजकल देखिए इतना छोटा सा कंप्यूटर है, अपने हाथ में पकड़ सकते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप के जरिए पकड़ सकते हैं। देखिए यह चेंजेस है, आने वाले फ्यूचर में शायद उससे भी ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं। हम कीबोर्ड स्क्वायर शेप का कीबोर्ड उपयोग करते हैं, लेकिन जापानीज लोग तो राउंड शेप का कीबोर्ड उपयोग करते हैं। ये बदलाव है, एक नया टच है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, हे बल्ले नर के करों में भारी विद्युत भारी विद्युत बाप यानी वेपर कहते हैं। यहां इवेपोरेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ विद्युत को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्विच लगाने से लाइट आते हैं, विद्युत को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट को भी वह कंट्रोल कर सकते हैं, प्रकाश को भी वह कंट्रोल कर सकते हैं। वारी, बहते हुए जल को कोई रोक सकता है, वह काम मनुष्य ने कर दिखाया है। डैम के जरिए बहते हुए पानी को रोक कर रखा है अपने उपयोग के लिए। यह है मनुष्य का एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस तरह जो मनुष्य के घर में बंधे हुए हैं
जल भी, इलेक्ट्रिकल भी और यूएफ भी वहाँ मनुष्य के कर में, वेपर भी मनुष्य के करों में बंधे हुए हैं। हुकुम पर चढ़ता है पवन का ताप, पवन का ताप भी, पवन का ताप गाड़ी अभिषी, पवन का ताप भी वहाँ हुकुम पर चढ़ा रहे हैं, जैसे एसी ऑन करके उसको कम भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी बना सकते हैं। उसका ऐसा शक्ति है, हीटर चलाकर यहाँ का उष्णता भी बढ़ा सकते हैं। ये उनकी क्षमता है। मनुष्य अपने हाथों में हुक्म पर है, उसके हुक्म पर, जैसे मैंने स्विच ऑन किया, फैन स्टार्ट हो गया, मैंने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई। यह है मनुष्य का एक, उसके हुक्म पर, हुक्म यानी आदेश कहते हैं, आदेश यानी ऑर्डर। हे नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कोई भी विषय बाकी नहीं है, कोई भी विषय बाकी नहीं है। मनुष्य के हाथ से नहीं हुआ है ऐसा कोई भी विषय बाकी ही नहीं है। लांग सकता है नर सरित गिरी सिंधु को एक समान, लांग सकता है, लांगना मतलब क्रॉस करना, वह सरित गिरी सिंधु को, नदी को पार कर सकते हैं, बहते हुए पानी से नदी को उस तरफ जा सकते हैं, गिरी को क्रॉस कर सकते हैं, सिंधु, सिंधु को भी वहां क्रॉस करने में सक्षम हुए हैं। यानी यहां से इस तरफ से उस तरफ जाने का वह मैजिक, यानी उसका तंत्र भी और उसका बहुत सारे सक्सेसफुल मूवमेंट भी है। ये समझ लीजिए, सरित, सरित यानी नदी कहते हैं, और सिंधु समुद्र सागर कहते हैं, और गिरी पर्वत। सरित यहां बहने वाले सरित नदी बहुत छोटा जो रिवर है, कौन सा है? हमारा स्वर्ण नदी, और नेत्रावती है, शरावती है, कावेरी है, कर्नाटक का सबसे लंबे नदी कहने वाले कावेरी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु, ये सभी नदी है। इन सभी की जो डिस्टेंस उसको मालूम है, कितने लंबे हैं, कितने जो कहना चौड़ाई है उसका, ये सभी मालूम है उसको, मनुष्य को मालूम है। और इसके साथ साथ वह गिरी, ऐसे बहुत ऊंचाई पर रहने वाले माउंट एवरेस्ट शिखर जो सबसे ऊंचा प्रदेश कहलाते हैं, उसको भी पार कर जा चुके हैं, उसके ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम हुए हैं। देखिए, ये मनुष्य का पावर है और मनुष्य का जो शक्ति है। सिंधु, पैसिफिक सागर, हिंदू महासागर, अरबियन समुद्र, इन सबको वह पार उतरने में सफल हुए हैं। आपको एक बात कह देता हूं, अमेजॉन रिवर वर्ल्ड का सबसे लंबा रिवर कहते हैं और डेंजरस रिवर, उसमें जो नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं, सब कुछ है, सभी प्राणी, जंतु, जीव जंतु, सब कुछ डेंजरस एनिमल सभी वहां है। पेरू में जब लेते हैं, वहां से बहुत नजदीक 300 किलोमीटर गए तो वहां उसको एक समुद्र मिलता था, लेकिन उस तरफ नहीं जाते हैं। 6400 किलोमीटर लंबी रास्ते वहां जाते हैं। इस बीच में बहुत सारे जो कह रहा जानवरों, जीव जंतुओं को अपने गर्भ में रखे हुए हैं। इस तरह रहने वाले इन जो सिंधुओं पर भी उन्होंने अपनाए हैं, अधिकार जमाए हैं। देखिए, यहाँ धनुषकोटि में रहने वाले वहां से तो इसके लिए बनाए हुए ट्रेन भी गुजर रहे हैं वहां। ये भी जो कहना मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक पावर, जो कहना एक अभिवृद्धि कह सकते हैं। इस तरह मनुष्य
विजय हासिल किया हुआ है, इस तरह हासिल किया हुआ विजय को आगे किस तरह वह आगे बढ़ाते हैं और आगे के बाद में क्या विचार है, इन सभी विचारों के बारे में आने वाले कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।